अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीवीपी एनालिसिस डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि सीवीपी एनालिसिस होता क्या है। सीवीपी एनालिसिस का फुल फॉर्म तो होता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। लेकिन इसके अंदर करते क्या है, इसके अंदर हम इन्हीं तीन फैक्टर्स यानी कि कॉस्ट, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब यूनिट्स, और प्रॉफिट, इन तीनों के इंटर रिलेशनशिप को देखते हैं और एनालाइज करते हैं। मतलब कि हम ये देखते हैं कि एक के चेंज होने की वजह से दूसरे पे या दो बाकियों पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जैसे कि अगर एक कंपनी ये देखना चाहती है कि वो अपनी फुल कॉस्ट कवर करना चाह रही है, तो कितने यूनिट्स वो बना के सेल करे कि उसकी फुल कॉस्ट कवर हो जाए। इसी तरीके से अगर कंपनी ये देखना चाह रही है कि उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने यूनिट्स बना के वो सेल करे कि वो पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट अचीव हो जाए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीवीपी एनालिसिस में यही होता है कि हम यही देख रहे होते हैं कि कितनी कॉस्ट, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट की कॉस्ट कवर करनी है तो कितने यूनिट्स बना के सेल करे, और अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट चाहिए तो कितने यूनिट्स बना के सेल करे कि ये टारगेट आपका अचीव हो जाए। अच्छा, इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो अगर आप अपने हिसाब से एनालाइज करना चाहो। मतलब आप ये देखना चाहो कि अगर हम एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स बना के सेल कर रहे हैं तो उससे हमारी कितनी कॉस्ट कवर होगी, और कॉस्ट कवर होने के बाद अगर एडिशनल अमाउंट बचती है तो उससे कितना प्रॉफिट अचीव होगा, ये भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिक काम ये होता है ये देखना कि अगर फुल कॉस्ट कवर करनी है तो कितने यूनिट्स बना के सेल करें, और अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट चाहिए तो कितने यूनिट्स बना के सेल करें। ये बेसिक काम हमारा होता है सीवीपी एनालिसिस के अंदर। अच्छा, अब सीवीपी एनालिसिस को डिस्कस करने से पहले दो बातें मैं यहाँ पे आपको बता दूं। नंबर वन, कि ये एक एनालिसिस का मेथड है, ठीक है। और एनालिसिस हमारे पास यूज होती है इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर, जब कंपनी इंटरनल मैनेजमेंट पे काम कर रही होती है या इंटरनली कंपनी को मैनेज कर रही होती है। और ये बात आपको पता है कि जो इनकम स्टेटमेंट कंपनी की बनती है वो दो फॉर्मेट से बनती है, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज होती है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन जहां इंटरनल रिपोर्टिंग या इंटरनल एनालिसिस की बात आती है तो वहां पे यूज होती है मार्जिनल या फिर वेरिएबल इनकम स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे मार्जिनल या फिर वेरिएबल इनकम स्टेटमेंट को ही यूज करेंगे। उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले सेल्स होती है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होके कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वेरिएबल कॉस्ट सारी वेरिएबल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्लस नॉन मैन्युफैक्चरिंग। फिर इसके बाद सारी फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाती हैं तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट होता है हमारे पास बिफोर टैक्स। फिर अगर टैक्स होता है तो टैक्स माइनस होता है, और फिर अल्टीमेटली हमारा फाइनल प्रॉफिट। सेकंड चीज मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि सीवीपी एनालिसिस की काफी सारी अजम्पशंस हैं, उसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है वो ये है कि यहाँ पे हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारी प्रोडक्शन एग्जैक्टली इक्वल होगी सेल्स के। मतलब कि कंपनी जितने यूनिट्स बना रही होगी ये अज्यूम किया जाएगा कि करंट ईयर के अंदर ही वो सारे के सारे यूनिट्स सेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब भी मैं बात करूं कि कंपनी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएगी, 1000 यूनिट्स या 2000 यूनिट्स बनाएगी, तो आप ऑटोमेटिकली अज्यूम करोगे कि वो यूनिट सेल भी होंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते हैं। अब सीवीपी एनालिसिस में होता क्या है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि अगर कोई न्यू कंपनी मार्केट के अंदर आती है, अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, तो ज्यादातर ये चांसेस होते हैं कि वो कंपनी लॉस में ही जाए या लॉस में ही जाएगी, क्योंकि न्यू कंपनी होती है, कस्टमर का ट्रस्ट नहीं होता, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में न्यू इंट्रोड्यूस हुआ होता है, और जो कस्टमर्स होते हैं वो रिलेक्टेंट होते हैं उसको परचेस करने के लिए। तो चांसेस होते हैं कि वो लॉस में जाए। तो ऐसी कंपनी जो कि न्यू मार्केट में आ रही है, उसका सबसे पहला टारगेट यही होता है कि वो ऐसे पॉइंट पे आए जहां उसे अगर प्रॉफिट नहीं होता तो लॉस भी ना हो, ठीक है। मतलब कि कंपनी इस काबिल हो कि अपनी 100% कॉस्ट को, जितनी सारी टोटल कॉस्ट है कंपनी की, उसको अपने रेवेन्यू से कवर कर ले, या फिर इन शॉर्ट कंपनी के रेवेन्यूज उसकी कॉस्ट या फिर उसके एक्सपेंसेस के एग्जैक्ट बराबर हो जाए। और अगर ऐसा हो गया, कंपनी के रेवेन्यूज एग्जैक्ट उसके सारी कॉस्ट के बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जीरो। यही पॉइंट कहलाता है
ब्रेक इवन। तो कंपनी का पहला टारगेट क्या होता है कि कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए, मतलब कि प्रॉफिट इक्वल्स टू जीरो पे आ जाए। ठीक है, और ये जो ब्रेक इवन है, ये नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि कंपनी किस पॉइंट पे आना चाह रही है। ब्रेक इवन ब्रेक इवन का क्या मतलब है? ब्रेक का मतलब तोड़ देना, ठीक है, दो चीजें दोनों को तोड़ देना। इवन का मतलब एग्जैक्ट इक्वल क्वांटिटी में, एग्जैक्ट इक्वल शेप में, और जब मैं डॉलर टर्म्स में आऊं तो एग्जैक्ट इक्वल डॉलर अमाउंट में दो चीजों को तोड़ देना। अब अगर मैं इनकम स्टेटमेंट देखूं कंपनी की, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो हमारे पास जो बेसिक फिगर्स होती हैं, या दो हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कॉस्ट। तो ब्रेक इवन का क्या मतलब कि ये दोनों जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, इनको एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट में ले आना। जब ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट पे आ जाएंगे, प्रॉफिट कुछ भी नहीं बचेगा, प्रॉफिट होगा जीरो। वो पॉइंट कहलाएगा ब्रेक इवन। ठीक है, अच्छा, अब अगर कंपनी को ब्रेक इवन पॉइंट पे आना है, तो कंपनी के लिए जरूरी है कि अपनी 100% कॉस्ट को रेवेन्यू से कवर कर ले। ठीक है, अब ये रेवेन्यू आएगा कहां से? ये रेवेन्यू आएगा यूनिट्स सेल करके, यूनिट्स प्रोड्यूस करके और सेल करके। तो कंपनी को जब ये मालूम करना होता है कि सॉरी, कंपनी को जब ब्रेक इवन पॉइंट पे आना होता है, तो सबसे पहले उसे ये मालूम करना होता है कि कंपनी कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल करे कि वो जीरो प्रॉफिट पे आ जाए। ठीक है, कंपनी कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल करे कि वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए। ये हमारे पास कहलाता है, जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सीवीपी एनालिसिस के अंदर, ब्रेक इवन यूनिट्स। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है ब्रेक इवन यूनिट्स का। ब्रेक इवन यूनिट्स के अंदर हम या कंपनी क्या देख रही होती है कि कंपनी कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल करे कि वो अपने टारगेट तक, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच जाए। ठीक है, अच्छा, अब इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इसको देखेंगे, बाकी जितने इसके अदर कंपोनेंट्स हैं या अदर फिगर्स हमने कैलकुलेट करनी होती है, वो फिर नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोस के अंदर हम देखेंगे। अच्छा, अब कंपनी को कहां पे आना है? ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट पे आना है तो उसे अपनी 100% कॉस्ट कवर करनी है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी की कितनी टाइप्स की कॉस्ट इनकर होती है। कंपनी जब भी अपना पूरा बिजनेस ऑपरेट करती है, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, पूरा बिजनेस ऑपरेट करती है, तो पूरे बिजनेस के अंदर उसकी हमेशा दो तरीके की कॉस्ट ही इनकर होती है, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन, दोनों मिला के दो तरीके की कॉस्ट इनकर होती है। पहली ऐसी टाइप की कॉस्ट जो कि हर एक यूनिट की वजह से इनकर हो रही हो। अगर आप एक यूनिट प्रोड्यूस करो और सेल करो तो वो कॉस्ट इनकर होगी, अगर प्रोड्यूस करके सेल ना करो तो कॉस्ट इनकर नहीं होगी। और आपको पता है कि वो कॉस्ट कौन सी कहलाती है? वो कॉस्ट कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आ जाती है? सबसे पहले प्रोडक्शन से रिलेटेड मटेरियल की कॉस्ट, फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड लेबर की कॉस्ट, फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड वेरिएबल ओवरहेड्स। और सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट नहीं आती, नॉन प्रोडक्शन से रिलेटेड भी वेरिएबल कॉस्ट आती हैं, वो भी कंपनी को कवर करनी होती हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको कहा कि प्रोडक्शन इक्वल्स टू सेल्स है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूँ तो वो सेल भी होंगे, उससे रिलेटेड सेलिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आएंगी। तो हमारे पास इसके साथ साथ वेरिएबल, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट भी इनकर होती है। ये हो गई पहली तरीके की कॉस्ट जो कि हर यूनिट की वजह से इनकर हो रही है। इसी के साथ दूसरे तरीके की कॉस्ट ऐसी होती है इनकर कि आप चाहे प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, वो कॉस्ट इनकर होती रहेगी। इसी तरह आप चाहे एक यूनिट बनाओ, चाहे 1000, चाहे 1 लाख यूनिट्स बनाओ, जब तक वो यूनिट्स एक रेलेवेंट रेंज के अंदर है, आपकी वो कॉस्ट सेम रहेगी। मतलब कि इन शॉर्ट दूसरी ऐसी तरीके की कॉस्ट है जिसका नंबर ऑफ यूनिट से वास्ता नहीं होता, वो कंटिन्यूसली इनकर होती रहती है। और आप प्रोडक्शन करो तो भी इनकर होगी, नहीं करो तो भी इनकर होगी। वो कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी हो जाएंगी? प्रोडक्शन से रिलेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, और नॉन प्रोडक्शन से रिलेटेड फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट।
ठीक है, तो कंपनी को जो भी कॉस्ट अपनी कवर करनी होती है 100%, उसमें दो तरीके की कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अब सपोज अगर मेरी कंपनी है, उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है $10 और मेरी कंपनी सेलिंग प्राइस भी $10 ही फिक्स कर देती है, तो क्या कंपनी कभी भी ब्रेक इवन पॉइंट पे आ सकेगी? नहीं आएगी, लॉस पे जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी अपनी सेलिंग प्राइस से सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कवर कर रही है, फिक्स कॉस्ट कवर नहीं कर रही। तो इसलिए कंपनी को कभी भी ब्रेक इवन पॉइंट पे आना होता है, तो वो अपनी सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा ही रखती है। जैसे कि मैंने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट अगर $10 थी, तो कंपनी ऑब्वियस सी बात है कि सेलिंग प्राइस इससे ज्यादा रखेगी। मैं अज्यूम करता हूं कंपनी ने $14 की सेलिंग प्राइस रखी है। तो अब होगा क्या कि जैसे ही मेरा हर एक यूनिट प्रोड्यूस होके सेल होगा $14 पे, ऑटोमेटिकली उसी वक्त जैसे ही सेल होगा उसी वक्त उसकी $10 की वेरिएबल कॉस्ट जो मैंने लगाई थी वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। जो एडिशनल अमाउंट मेरे पास बचेगी $4 की, अब वो $4 कंट्रीब्यूट होंगे किस चीज के लिए? फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। तो जैसे ही मैं एक यूनिट बना के सेल करता हूं, सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। जो भी एडिशनल अमाउंट बचती है वो कंट्रीब्यूट होती है फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। इसीलिए जब मैं सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूं, तो जो भी अमाउंट मेरे पास बचती है वो प्रॉफिट नहीं कहलाती, वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाती है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट होती है फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। अगर जो टोटल कंट्रीब्यूशन मुझे सारे यूनिट सेल करके मिला है वो फिक्स कॉस्ट से कम है, तो क्या होगा? फिक्स कॉस्ट पूरी कवर नहीं होगी, मैं लॉस में जाऊंगा। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट फिक्स कॉस्ट से ज्यादा है तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रेक इवन की, ठीक है, मतलब कि प्रॉफिट जीरो की। तो इसका मतलब ब्रेक इवन के केस में कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा या कितना होना चाहिए? एग्जैक्टली इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें पता चली हैं। नंबर वन, कि जब भी कंपनी अपना एक यूनिट बना के सेल करती है, वेरिएबल कॉस्ट ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है, और जो एडिशनल अमाउंट है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अब वो मेरे पास यूज होता है फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। मतलब कि फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अमाउंट या एक ही अकाउंट होता है, कौन सा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन मार्जिन से ही कवर होगी। नंबर टू, ब्रेक इवन के केस के अंदर फिक्स कॉस्ट जितनी भी होगी, मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी उतना ही होना चाहिए या उतना ही होगा, तभी जाके मेरी फिक्स कॉस्ट 100% कवर होंगी और मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीन चीजें मुझे अब तक पता चली हैं, मैं उनको लिख लेता हूं। नंबर वन, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट, और दूसरे अल्फाज में कहूं तो प्रॉफिट इक्वल्स टू जीरो। सेकंड बात मुझे क्या पता चली? कि कंपनी की जितनी भी कॉस्ट होती हैं वो आइदर वेरिएबल कॉस्ट होती हैं या फिक्स कॉस्ट होती हैं। थर्ड बात मुझे क्या पता चली? थर्ड बात के अंदर मल्टीपल चीजें मुझे पता चली। नंबर वन, जैसे ही कोई एक यूनिट मेरा सेल होता है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट वो ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाती है, ठीक है, बाय सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस से फौरी तौर पे उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाती है। दूसरी बात यहाँ पे क्या पता चली? कि मेरे पास जो बची हुई कॉस्ट होती है, यानी कि फिक्स कॉस्ट जो कि अब तक कवर नहीं हुई, उसको कवर करने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या अवेलेबल होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स कॉस्ट जितनी भी होगी कंट्रीब्यूशन मार्जिन से कवर होगी। और लास्ट और सबसे जरूरी चीज कि इन केस ऑफ ब्रेक इवन, जब मैं ब्रेक इवन की बात कर रहा हूं, यानी कि जीरो प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, तो वो उसी वक्त पॉसिबल है कि जब जितनी मेरी फिक्स कॉस्ट की अमाउंट हो, मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी उतना ही अवेलेबल हो। तो
ब्रेक इवन के केस में कंट्रीब्यूशन मार्जिन एग्जैक्टली किसके बराबर होगा? फिक्स कॉस्ट के बराबर। $1 की फिक्स कॉस्ट होगी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन $1 चाहिए होगा। $1,00,000 की फिक्स कॉस्ट होगी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन $1,00,000 चाहिए होगा। उससे फिक्स कॉस्ट पूरी कवर हो जाएगी, प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास कुछ बेसिक बातें आ गई हैं। और अब एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल को हम 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले फॉर्मूले से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मूले में न्यूमरेटर को जब आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, आपको उसका लिंक नहीं मिल रहा होगा कि न्यूमरेटर को कैसे हम इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करके आंसर लेके आ सकते हैं। तो फिर हम सेकंड पे जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट मेथड पे। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन फाइनली जब हम जाएंगे कॉन्सेप्चुअल मेथड पे, तब जाके आपको उस फॉर्मूले की पीछे की पूरी वर्किंग समझ आएगी। एग्जाम के अंदर आपने सॉल्व फॉर्मूले से करना है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आधे मिनट 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। लेकिन वर्किंग या फॉर्मूला समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको प्रॉपरली डिटेल के अंदर देखेंगे। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरी कंपनी है और उसकी सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस मेरी कंपनी ने सेट की है 1 यूनिट के लिए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरी कंपनी ने सेट की है $200। वेरिएबल कॉस्ट जो इनकर हो रही है वो मटेरियल हर यूनिट पे लग रहा है 3 kg, और 1 kg के लिए $25 मैं खर्चा कर रहा हूँ। तो टोटल मटेरियल की कॉस्ट होगी $75। इसी तरीके से लेबर के 5 आवर्स लग रहे हैं, और 1 आवर पे मैं लेबर को दे रहा हूँ $5। तो लेबर की कॉस्ट आ गई मेरी, सॉरी, लेबर के लग रहे हैं 10 आवर्स। 1 आवर में मैं इसको दे रहा हूँ $5, तो लेबर के लग रहे हैं मेरे पास $50। इसी तरीके से वेरिएबल ओवरहेड्स भी आर्ली हिसाब से $10 आवर्स, और पर आवर मेरा इसका खर्चा आ रहा है सिर्फ और सिर्फ $0.5 का। तो वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए मेरे पास $5। अच्छा, इसके बाद जो वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, उसमें सिर्फ वेरिएबल सेलिंग है, यानी कि कमीशन है। हर यूनिट पे यूनिट के हिसाब से मैं अपने जो सेल्स पर्सन है उसको कमीशन दे रहा हूँ, और मैं उसको हर यूनिट के हिसाब से $20 पर यूनिट मैं उसे कमीशन दे रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ गई डायरेक्टली $20। ठीक है, तो 75, 55 और $20 टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी बन गई? ये हो गया 125, फिर प्लस $5 130, और 21 $50 की मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन गई। तो वेरिएबल कॉस्ट मैं अपनी यहाँ पे लिख देता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट है मेरे पास टोटल $150। अच्छा, इसी तरीके से मैं फिक्स कॉस्ट पे आया। तो फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स ओवरहेड्स हैं वो इनकर हो रहे हैं $40,000 के, और जो फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो इनकर हो रही है मेरे पास $10,000 की। तो टोटल फिक्स कॉस्ट मेरे पास इनकर हो रही है $50,000 की। तो बेसिक डेटा अगर मैं देखूं तो सेलिंग प्राइस है $200। वेरिएबल कॉस्ट अगर मुझे इस तरीके से दी हुई है तो मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी है $150, और फिक्स कॉस्ट मेरे पास है $50,000। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे से ये मांग रहा है ब्रेक इवन यूनिट्स। मुझे कह रहा है कि भाई मुझे ये बता दो कि कितने यूनिट्स हम बना के सेल करें तो जीरो प्रॉफिट पे आ जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड में यहाँ पे करने जा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड हम करेंगे थ्रू फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? बड़ा ही बेसिक और सिंपल फॉर्मूला है। ब्रेक इवन यूनिट्स आपको कैलकुलेट करने हैं। आप क्या करो भाई, फिक्स कॉस्ट को, टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। बहुत सिंपल, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है 50,000, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैलकुलेट कर लो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैसे आएगा आपके पास?
पर यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया $50। ठीक है, इसको सॉल्व करूं। सॉल्व करने के लिए फिक्स कॉस्ट है $50,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन $50, कितना आ गया 1000 यूनिट्स। ये 1000 यूनिट्स है मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट्स। मतलब कि अगर मेरी कंपनी 1000 यूनिट्स बना के सेल कर दे तो मैं जीरो प्रॉफिट पे आ जाऊंगा। ठीक है, अगर वेरीफाई करना है नो इशू, वेरीफाई करके देख लेते हैं। सिंपल इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी? सबसे पहले आएगा सेल्स, सेल्स में से माइनस होगी वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, इसमें से माइनस होगी फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आ जाएगा जो कि जीरो आना चाहिए। सेल्स टोटल कितनी आएगी $200 पर यूनिट सेलिंग प्राइस। मैं कह रहा हूं कि 1000 यूनिट्स बनाऊंगा, टोटल सेल्स हो गई $200,000। वेरिएबल कॉस्ट $150 मल्टीप्लाई बाय 1000 यूनिट्स, $150,000 माइनस हो गए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास कितना बचा $50,000। फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है? फिक्स कॉस्ट है मेरे पास अगेन $50,000। $50,000 फिक्स कॉस्ट माइनस करी, प्रॉफिट कितना आएगा $50,000 में से $50,000 पूरे के पूरे माइनस हो गए, प्रॉफिट आ गया नील। ठीक है, ये मेरे पास इनकम स्टेटमेंट बन गई और इनकम स्टेटमेंट में जो मेरा टारगेट था प्रॉफिट इक्वल्स टू नील वो अचीव हो गया। तो बहुत सिंपल काम था, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया। क्या फॉर्मूला? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, आपके पास आ गया ब्रेक इवन यूनिट्स। आप इतने यूनिट्स बना के सेल कर दो, ऑटोमेटिकली ब्रेक इवन पे आ जाओगे। अब देखो बहुत सिंपल है, एग्जाम में करना भी इसी तरीके से। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये समझ नहीं आता कि आपने फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन से क्यों डिवाइड कर दिया, ये लिंक नहीं बनता। तो सिर्फ ये लिंक बनाने के लिए हम इसको आगे ले जाते हैं और इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड से मैं सॉल्व करूंगा थ्रू इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, सेकंड मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले ये वाला जो मेरा सोल्यूशन है इसको मैं फिलहाल हटा देता हूं ताकि इसको देख के कंफ्यूजन ना हो। जब ये सॉल्व हो जाएगा फिर हम इसको दोबारा ले आएंगे। अच्छा, अब सिंपल सा काम है, मैं जो मेरे पास डेटा अवेलेबल था इसकी बेसिस पे एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बना लेता हूँ। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले सेल्स, टोटल सेल्स चाहिए, पर यूनिट सेलिंग प्राइस $200। लेकिन मसला ये है कि नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ यूनिट्स तो मेरे पास है ही नहीं, बल्कि नंबर ऑफ यूनिट्स ही तो कैलकुलेट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? तो मैं सिंपल एक काम कर लेता हूं कि नंबर ऑफ यूनिट्स ही कैलकुलेट करने हैं ना, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि x इक्वल्स टू मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड है। जो यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल करने हैं वो मेरे पास x है, तो सेल्स को, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? x से। टोटल सेल्स मेरे पास कितनी आ जाएगी? 200x। सेम वेरिएबल कॉस्ट $150 मल्टीप्लाई बाय x, कितनी आ गई? 150x। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो गया? कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 50x। ठीक है, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस होगी, फिक्स कॉस्ट मेरे पास अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर 50,000। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे मैंने 50,000 माइनस कर दी, प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल अवेलेबल है। यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये बात आपको पता है कि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं ब्रेक इवन पे, और ब्रेक इवन पे प्रॉफिट कितना होता है या कितना होना चाहिए? यहाँ पे प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए नील, यानी कि जीरो। ठीक है, तो ये मेरे पास इनकम स्टेटमेंट बन गई। अब इनकम स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं आया, लेकिन अगर मैं इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर इस
इस पोर्शन को देखूं तो मेरे पास सिंपल सी इक्वेशन बन गई। क्या इक्वेशन बन गई? मुझे पता चल गया कि भाई अगर मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 50x, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो $50,000, प्रॉफिट कितना बच जाएगा? 0। $50 x यहीं पे रहेगा, $50,000 राइट साइड पे जाके प्लस में आ गया, x यहीं पे रहा, $50,000 राइट साइड पे था, डिवाइड कर दिया $50 से, ठीक है। ये $50 लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गए। तो मेरे पास x यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड कितने आ गए? अगेन 1000 यूनिट्स। तो ये 1000 यूनिट्स वही आ गया मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट्स, जो यूनिट्स मुझे बना के सेल करने की, तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाऊं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट के थ्रू आ गए, पहले आ गए थे फॉर्मूले के थ्रू। अब अगर मैं इस सॉल्यूशन को देखूं तो यहाँ पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे नजर आ रही हैं। नंबर वन, अगर आप इस लाइन को देखो, सॉरी, अगर आप इस लाइन को देखो तो यहाँ पे 50x क्या था? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। 50,000 क्या था? फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन एग्जैक्ट किसके बराबर आ रहा है? फिक्स कॉस्ट के बराबर। और अभी हमने ऊपर यही बात डिस्कस की थी कि ब्रेक इवन केस के अंदर कंट्रीब्यूशन मार्जिन एग्जैक्ट फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। ये बात यहाँ पे प्रूव हो गई। सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वाली लाइन, यहां पे मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या किया? $50,000 डिवाइडेड बाय $50। ये $50,000 फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी टोटल फिक्स कॉस्ट, ये $50,000 टोटल फिक्स कॉस्ट, और ये $50 कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। जब डिवाइड किया तो मेरे पास 1000 यूनिट्स आ गए। तो इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली मैंने यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो ये जो इनकम स्टेटमेंट के थ्रू मैंने सॉल्यूशन किया, इसमें एक तो ये पता चल गया कि फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन केस ऑफ ब्रेक इवन। दूसरा, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो बेसिकली मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है जो मैंने फॉर्मूला मेथड में किया था। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि चलो हमने इसके थ्रू भी सॉल्व कर लिया, इसके थ्रू भी सॉल्व कर लिया, मसला वही है कि भाई फिक्स कॉस्ट को क्यों डिवाइड किया कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से? फिक्स कॉस्ट का क्या काम कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड? तो अब आ जाते हैं कॉन्सेप्चुअल मेथड पे। अब यहाँ पे बात करते हैं हम थर्ड मेथड पे, और यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। देखें, ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे निकालने थे ना, कि जिसको मैं प्रोड्यूस करके सेल करूं तो ब्रेक इवन पे आ जाऊं, इसके अंदर बहुत सिंपल सा काम मैंने किया है, या बहुत सिंपल सा काम हमने करना था। क्या काम करना था? मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूं। मैं आपको ये कहता हूं कि भाई मुझे $1,00,000 की सेल चाहिए, किसी भी पर्पस के लिए $1,00,000 की मुझे सेल चाहिए, और मैं आपको ये कहता हूं कि एक यूनिट जो मैं सेल कर रहा हूं उससे मुझे सेलिंग प्राइस के थ्रू पैसे मिल रहे हैं $1,000। $1,00,000 की सेल चाहिए, एक यूनिट जो सेल कर रहा हूं उससे मुझे मिल रहे हैं $1,000। तो मैं आपसे बोलता हूं भाई ये बता दो कि कितने यूनिट सेल करूं कि $1,00,000 की मुझे सेल मिल जाए। आपने कहा कि भाई $1,00,000 की सेल चाहिए, एक यूनिट आपको $1,000 दे रहा है सेल होके, तो इसका मतलब आप 100 यूनिट्स को अगर सेल कर दोगे ना, तो आपके पास $1,00,000 की सेल्स क्रिएट हो जाएगी। मतलब आपने इन शॉर्ट क्या किया? टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। टोटल सेल्स को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर दिया, आपको पता चल गया कि कितने यूनिट्स आपने सेल करने हैं। सही है, बहुत सिंपल काम है। यही काम हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले में किया है, लेकिन नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आया अभी देखते हैं। देखें, अगेन मैं डेटा दोबारा लेके आ रहा हूं। मेरे पास जब कंपनी एक यूनिट सेल कर रही थी तो सेलिंग प्राइस थी $200 पर यूनिट। जैसे ही वो यूनिट सेल हो रहा था तो उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी $150, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाती थी। जैसे ही यूनिट सेल होता था इसकी ये $150 की वेरिएबल कॉस्ट ऑटोमेटिकली कवर हो जाती थी। क्या बच जाता था कवर करने के लिए?
$50,000 की फिक्स कॉस्ट। ये $50,000 की फिक्स कॉस्ट ऑटोमेटिकली कवर नहीं हो रही थी, लेकिन इस $50,000 की फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए मेरे पास क्या अवेलेबल था? कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैन बी यूज कवर दी अनकवर्ड फिक्स कॉस्ट। मेरी जो कॉस्ट कवर नहीं हुई थी, मतलब कि फिक्स कॉस्ट, उसको कवर करने के लिए क्या अवेलेबल था मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, या फिर मैं इसको ये लिख दूं, ओनली कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैन बी यूज। ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट पे आऊं, अगर मैं चाहता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाऊं, तो वो किस वक्त पॉसिबल है? वो सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है कि मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन इतना जमा हो जाए, हर यूनिट को जब मैं सेल करूं, सेल करने के बाद उसकी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो एडिशनल अमाउंट बच रही है $50, हर यूनिट का वो $50 जमा करता रहूं और टोटल इतनी अमाउंट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जमा हो जाए कि उससे ये $50,000 की फिक्स कॉस्ट पूरी की पूरी कवर हो जाए। तो मतलब इन शॉर्ट, अगर ब्रेक इवन पे आना है तो मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना चाहिए? एग्जैक्टली इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट पे आना है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन उतना ही होना चाहिए मेरे पास जितनी फिक्स कॉस्ट है, या मैं ये कहूं कि जितनी मेरी फिक्स कॉस्ट है उतना ही मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए। ठीक है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे आना है तो जितनी फिक्स कॉस्ट है मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल उतना ही चाहिए। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी थी? $50,000। ब्रेक इवन पे आने के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना चाहिए मुझे? एग्जैक्टली इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट, यानी कि $50,000। तो मैंने यहां पे क्या किया कि फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करके उतना ही अपना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन ब्रेक इवन के केस में इतना ही होगा जितनी फिक्स कॉस्ट है। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट आ गई कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास कितना होना चाहिए या कितना होगा। अब खत्म कहानी। बिल्कुल सिंपल काम। कौन सा काम? ये वाला काम। सेम यही काम आ गया वापस। मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई $50,000 का मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए। ठीक है। या फिर चलो ये कहते हैं कि मुझे $50,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए, और मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक यूनिट मुझे $50 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है, तो कितने यूनिट्स बना के सेल करूं कि $50,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाए? तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मुझे पता चल गया भाई, 1000 यूनिट्स अगर आप बना के सेल कर दो और हर यूनिट आपको $50 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन देके $50 की फिक्स कॉस्ट को कवर करे, तो जैसे ही आप 1000 यूनिट्स बना के सेल करोगे आपको $50,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल जाएगा, उससे $50,000 की फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्चुअल काम था नंबर ऑफ यूनिट्स एट ब्रेक इवन कैलकुलेट करने का, कि अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं तो आप क्या करो कि जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको चाहिए, देखो वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो गई, अब फिक्स कॉस्ट कवर करनी है ना, तो फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए उसको पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन से डिवाइड कर दो। लेकिन सर यहां पे तो हमने फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया था कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जितनी है कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी तो उतना ही है। ब्रेक इवन का केस है। ठीक है। अब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट मैंने लिखी क्यों थी? मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिख देता, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन आता है उसमें आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो नहीं देता, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको वो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन देता है, या बाजुकात पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ता है, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। लेकिन टोटल आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। आपको इसका टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए इस पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास हैं? नहीं, वही तो निकाल लें। जब भी तो जब मैंने यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाई थी तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स 50x लिखा था,
ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में यहाँ पे नहीं कैलकुलेट कर सकता। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास ना क्वेश्चन में गिवन होता है और ना आप उससे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन फिक्स कॉस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने आपको क्वेश्चन के अंदर दे दी होती है, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दी होती, इस तरीके से डिवाइड करके दी हुई होती है, तो आप सम करके टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। और आपको ये बात पता होती है कि भाई जितनी फिक्स्ड कॉस्ट है, ब्रेक इवन का केस है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कितना चाहिए होगा उसको कवर करने के लिए, एग्जैक्टली उतना ही चाहिए होगा। तो इसलिए फॉर्मूले में आप लिखते हो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। लेकिन जब आप इस फिक्स कॉस्ट की यहाँ पे फिगर लिखते हो ना, $50,000, ये $50,000 बेसिकली फिक्स कॉस्ट की अमाउंट नहीं है। ये $50,000 बेसिकली उस फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए उसकी अमाउंट आपने लिखी है, क्योंकि जितनी फिक्स कॉस्ट होगी कंट्रीब्यूशन मार्जिन एग्जैक्टली उतना होगा। अगर ये फिक्स कॉस्ट यहाँ पे $1 होती तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी $1 होता। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे $1,00,000 होती, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी $1,00,000 होता। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपके पास सिर्फ फिक्स कॉस्ट अवेलेबल होती है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए आप यहाँ पे फॉर्मूले में फिक्स कॉस्ट ही लिखते हो, लेकिन जो उसकी फिगर आप लिख रहे होते हो वो बेसिकली आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन की टोटल अमाउंट लिख रहे होते हो। क्योंकि आपको बैक एंड पे इस वर्किंग के थ्रू पता चल गया कि भाई जितनी अमाउंट की फिक्स कॉस्ट होती है ब्रेक इवन की केस के अंदर, आपको उतना ही कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। तो आप जो फिक्स कॉस्ट की अमाउंट होती है उसी को ही टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट कंसीडर कर लेते हो, और फिर टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन कर दिया। आपको पता चल गया कि 1,000 यूनिट्स चाहिए ये $50,000 का कंट्रीब्यूशन हासिल करने के लिए, और जब $50,000 का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा उससे पूरी $50,000 की फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन हमने यहाँ पे फॉर्मूले से भी कर ली, इनकम स्टेटमेंट से भी कर ली, कॉन्सेप्चुअल मेथड भी समझ लिया। एग्जाम के अंदर आपने ये फॉर्मूला ही यूज करना है कैलकुलेशन के लिए। मैंने इसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो क्यों बताई है, ताकि अगर आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं और आपको कुछ पेपर्स के अंदर फॉर्मूला शीट अवेलेबल नहीं होती और आपके जहन से ये फॉर्मूला निकल जाता है, तो आप कॉन्सेप्चुअली इस फॉर्मूले को ऑटोमेटिकली ड्राइव कर लो। कॉन्सेप्चुअली कैसे ड्राइव कर लो, आपके जहन में ये बात आ जाएगी कि भाई ब्रेक इवन के केस में हमें आना होता है प्रॉफिट 0 पे। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है, बचती है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए मुझे चाहिए होता है कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन जितना टोटल चाहिए फिक्स कॉस्ट के हिसाब से, जितनी फिक्स कॉस्ट होगी उतना ही कंट्रीब्यूशन होगा। तो जितना फिक्स कॉस्ट, जितनी आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए उसको आप डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। ठीक है, तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन भी बन जाएगा, और फॉर्मूला ड्राइव करना है तो फॉर्मूला भी आपको ऐसे याद आ जाएगा कि हमने नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम करने के लिए डिवाइड करना होता है टोटल कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। लेकिन क्वेश्चन के अंदर टोटल कंट्रीब्यूशन गिवन नहीं होता, फिक्स कॉस्ट गिवन होती है, और टोटल कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के ही बराबर होता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो ये इतनी देर हमने इसलिए लगाई ताकि आपको इसका सोल्यूशन भी आ जाए और इसकी बैक एंड पे अंडरस्टैंडिंग भी आ जाए कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। ठीक है, ताकि आप भूल जाओ अगर फॉर्मूला तो आप वर्किंग इसकी इजीली कर सको। अब एक छोटी सी एग्जांपल और देख के इस टॉपिक को या इस पॉइंट को, या हमारे जो पहला इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको कंप्लीट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको ये कहता हूं कि मेरी कंपनी है, उसने सेलिंग प्राइस $150 पर यूनिट रखी है। वेरिएबल कॉस्ट है हमारी $60 पर यूनिट, सॉरी $120 पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट है हमारी $60,000। तो मैं आपको ये कहता हूं कि भाई मुझे ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट करके दे दो। तो अगर आप फॉर्मूले के थ्रू करोगे और साथ में कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर दोगे तो कैसे कैलकुलेट होगा ब्रेक इवन यूनिट्स। आप कहोगे कि भाई ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे मेरे पास कितनी है, $60,000। कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, 150 माइनस $120। ठीक है, मतलब कि $30। तो $60,000
डिवाइडेड बाय $30 पर यूनिट। कैलकुलेट करें कितना आया आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स एट ब्रेक इवन। ये आपके पास आ जाएगा 2000 यूनिट्स। तो 2000 यूनिट्स कंपनी बना के सेल करे तो इस क्वेश्चन के हिसाब से वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये तो फॉर्मूले के थ्रू हो गया। अगर कॉन्सेप्ट अप्लाई करो तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बेसिकली ये देखा कि भाई फिक्स कॉस्ट 60,000 कवर करनी थी, 60,000 की फिक्स कॉस्ट कवर करनी थी, तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कितना अवेलेबल होना चाहिए। ब्रेक इवन का केस है तो एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट के बराबर, मतलब कि 60,000 का ही अवेलेबल होना चाहिए। अब 60,000 ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये फिक्स कॉस्ट की वैल्यू नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो चाहिए इसको कवर करने के लिए उसकी वैल्यू है। तो मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए 60,000 टोटल, और एक यूनिट मुझे कंट्रीब्यूशन दे रहा है $30 का। तो कितने यूनिट्स बना के सेल करूं कि 60,000 का कंट्रीब्यूशन आ जाए और उससे फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। 60,000 डिवाइडेड बाय $30 पर यूनिट, आपको पता चल गया 2000 यूनिट्स। ठीक है, तो इसके जो भी क्वेश्चन है बहुत सिंपली फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएंगे, और फॉर्मूले की पीछे की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो भी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अब हमारे पास काम, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, थोड़ा आसान हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम फिर इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। थैंक यू।